हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स। सो लास्ट क्लास में जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसमें आपने बेसिकली ये पढ़ा था कि जो बजट है उसके कंपोनेंट्स क्या है। सो बजट के कंपोनेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट में? एक आपने पढ़ा था कि आपके पास कंपोनेंट क्या है, एक रिसिट्स वाला पार्ट है, एक एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है। सो रिसिट्स के पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, और एक्सपेंडिचर के पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले जो रिसिट्स हम पढ़ रहे थे, बजट रिसिट्स, तो वो जो बजट रिसिट्स हमारे पास होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, राइट? याद होगा आपको कि जो हमने रिसिट्स पढ़ी थी वो कितने पार्ट में थी? वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी। कौन कौन से पार्ट में? रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात यही करेंगे कि जो रिसिट्स, रेवेन्यू और कैपिटल थी उसके फर्दर कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, मतलब किस किस तरीके से गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिट्स कलेक्ट हो सकती है और किस किस तरीके से गवर्नमेंट के जो कैपिटल रिसिट्स है वो कलेक्ट होती हैं। ओके, ठीक है। तो हमने कहा कि बजट रिसिट्स हमारे पास दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में? एक हमारे पास क्या आ गई? एक हमारे पास आ गई रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, एक हमारे पास क्या आ गई? कैपिटल रिसीट्स। ओके, दो रिसीट्स आ गए हमारे पास, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म्स में गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती है, कौन कौन सी फॉर्म में कैपिटल रिसीट्स हो सकती है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जब हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स को गवर्नमेंट दो पार्ट पे क्लासिफाई करती है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म पार्ट में? एक होता है हमारे पास टैक्स रिसीट्स। ठीक है, एक गवर्नमेंट क्या कहती है स्टूडेंट्स? एक गवर्नमेंट कहती है टैक्स रिसीट्स और दूसरा गवर्नमेंट कहती है नॉन टैक्स रिसीट्स। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत बार ये बात क्लियर की है कि जब मैं आपसे गवर्नमेंट बजट की बात करता हूं, ठीक है, सो इसका मतलब है मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करता हूं या बजटरी पॉलिसी की। और मैंने आपको बताया था कि फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी जो होगी उसका मतलब हमेशा क्या होगा? गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी। ठीक है, रिसिट्स और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी। और रिसिट्स में जो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास रिसिट्स सिर्फ एक तरीके से आती है, लेकिन गवर्नमेंट का सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है रिसिट्स का, वो क्या होता है? टैक्स रिसिट्स होता है। ठीक है, हम लेकिन दोनों पार्ट पढ़ेंगे कि भाई दोनों तरीके से कौन कौन से रिसिट्स गवर्नमेंट के पास आ सकती हैं। ठीक है, और एक्सपेंडिचर के तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। ठीक है, सो टैक्स रिसिट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टैक्स का मतलब जानते हैं। दो मैंने आपको नेशनल इनकम को पढ़ाते वक्त आपको क्लियर किया था कि टैक्स का मतलब क्या होता है। यहां पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स टैक्स क्या होता है? हम कहते हैं टैक्स क्या है? इट इज अ कंपल्सरी, इट इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट made to government under any act। ये वो कंपलसरी क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ट्रांसफर पेमेंट याद है? रिकॉल कर लेते हैं। हम कहते हैं दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, एक होती है फैक्टर पेमेंट, एक होती है ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करते हो क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ किया था। जैसे कि मान लो आपने मुझे फीस पे करी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया तो आपने मुझे फीस पे करी। सो मैंने आपको एक सर्विस दी, इन रिटर्न टू दैट आपने मुझे पेमेंट करी। या मान लो आप ये लेक्चर को अपने लैपटॉप में या फोन में देख रहे हो, तो जिस भी फर्म से जाके, जिस भी कंपनी से जाके आपने अपना लैपटॉप परचेज किया या फिर आपने अपना मोबाइल फोन परचेज किया, आपने उनको एक पेमेंट करी। वो पेमेंट क्यों करी? क्योंकि उन्होंने आपको एक गुड दिया। तो जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हो तो उस तरह की पेमेंट को हम क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट, मतलब जो किसी काम के बदले में की जाती है। ठीक है, जबकि ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है वो पेमेंट जो आप किसी को करते हो, लेकिन क्यों करते हो? वो आप कर रहे हो किसी को फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर, टू शो सम ग्रैटिट्यूड, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड के लिए या किसी को किसी गिफ्ट ऑफरिंग के तौर पे कुछ डोनेशंस दे रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो, तो वो ट्रांसफर पेमेंट है, मतलब जिसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता डायरेक्ट। ठीक है, मतलब आप उसे डोनेशन दे रहे हो, डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि आप डोनेशन दे रहे हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसके बदले में आपको कुछ मिलना भी चाहिए, राइट? किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब आपका बर्थडे, आपका कोई भी ऐसा इवेंट आएगा तो वो पर्सन आपको गिफ्ट देगा। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होगी? वो पेमेंट्स जो
किस लिए की जा रही है? वेलफेयर के लिए, गिफ्ट ऑफरिंग के लिए, ग्रेटिट्यूड्स के लिए की जा रही है, ठीक है। तो टैक्स रिसिट को हम ट्रांसफर पेमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं स्टूडेंट, तो गवर्नमेंट की कोई डायरेक्ट ऑब्लिगेशन नहीं होती, या गवर्नमेंट से मैं कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन की बात नहीं कर सकता कि भाई मैंने आपको टैक्स दिया था तो मुझे इस तरीके से बेनिफिट दो, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, आप एक सिटीजन होने के नाते ये पूछ सकते हो कि जो हमने टैक्स दिया था वो टैक्स देश में कहां लगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट को कि मैंने टैक्स दिया था तो मेरे यहाँ की रोड बना दो, ठीक है। वो तो अगर आपने टैक्स नहीं भी दिया तो भी गवर्नमेंट को आप बोलोगे कि भाई हमारे यहाँ की रोड टूटी, हमारे यहाँ की रोड बनाओ, हमारे यहाँ का ट्यूब ये स्ट्रीट लाइट खराब है, स्ट्रीट लाइट लगा के दो। ये तो आप बिना टैक्स पे किए भी कर सकते हो, आप टैक्स नहीं पे करते तब भी ये कर सकते हो। तो टैक्स ट्रांसफर पेमेंट इसलिए होती है क्योंकि इसके बदले में गवर्नमेंट डायरेक्ट कोई बेनिफिट आपको नहीं दे रही होती, ठीक है। इट्स अ पेमेंट जो आप कर रहे हो क्योंकि यू आर अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री एंड यू आर अर्निंग दैट मच सो दैट यू कैन अफोर्ड योर टैक्सेस, ठीक है, एंड यू कैन पे योर टैक्सेस। सो दिस इज द आइडिया, ठीक है। तो सबसे बड़ी इनकम कौन सी गवर्नमेंट की? टैक्स रिसिट्स है स्टूडेंट। अब टैक्स रिसिट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। एक हमारे पास होती है स्टूडेंट्स डायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दो तरीके के हमारे पास रिसिट्स होती हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ना व्हाई इट इज डायरेक्ट और व्हाई इट इज इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? जो जिस पे लेवी होगा उसी को पे करना है, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, ये जिस पे लेवी किया गया वही पर्सन इंपोज करेगा। मतलब हम क्या लिखते हैं इसके लिए? हम लिखते हैं इट इज levied, it is borne by the same person to whom it was levied, ठीक है। ये सिर्फ वही पर्सन देगा जिस पर्सन के ऊपर इसको गवर्नमेंट ने इंपोज किया है। जो इस ब्रैकेट में आता होगा तो गवर्नमेंट उसी ब्रैकेट में आने वाले को इंपोज करेगी, भाई तुझे देना है तो आप ही दोगे, आप उसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, देखो जो कॉमर्स वाले, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो समझे। स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि कंपनी और कंपनी का ओनर, इन दोनों को हम अलग अलग मान के चलते हैं। दो अलग लोग होते हैं, कंपनी अलग होती है, कंपनी का ओनर अलग होता है। इसे हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हो गया कि सपोजिटली आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है एयरटेल से, ठीक है। एयरटेल ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया, आपने पेमेंट करी नहीं हुआ, कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करोगे? आप मित्तल पे केस नहीं कर सकते, आप मिस्टर मित्तल पे केस नहीं कर सकते। आप किस पे केस करोगे? आप एयरटेल पे केस करोगे क्योंकि एयरटेल ने फ्रॉड किया है, ठीक है। क्योंकि जो मिस्टर मित्तल है उनके तो बहुत सारे बिजनेस है ना, तो आप उन पे कैसे केस कर सकते हो? तो याद रखना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैं, अगर मैं हूं, ठीक है, तो मैं क्या हूं? मैं एक नेचुरल पर्सन हूं और मेरी कंपनी, जैसे इकोनॉमिक्स मेरी कंपनी है, तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी गवर्नमेंट की नजर में एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है। मतलब ये एंटिटी तो बन गई, लेकिन किसकी वजह से? लॉ की वजह से। लॉ ने इसको एक एंटिटी माना है। तो इसीलिए इनकम टैक्स में गवर्नमेंट भी कहती है जब तुम दोनों अलग अलग हो तो तुम दोनों का अलग टैक्स आएगा। इंडिविजुअल पर्सन जो टैक्स पे करेगा उसे हम बोलेंगे इनकम टैक्स। आपकी कंपनी जो टैक्स पे करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। भैया आप दोनों अलग अलग हो तो आप दोनों अलग ही सही, आप अलग अलग हो तो आप दोनों अलग ही सही, लेकिन फिर टैक्स भी आप क्या दोगे? अलग अलग दोगे। सो दैट इज द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन स्टूडेंट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट क्यों है? अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप 5 लाख से अबव कमाओगे, इफ you will be earning more than 5 lakh then you are liable to pay the taxes। तो अगर मान लो आप 5 लाख से, अगर मान लो मैं कहता हूं मिस्टर अंबानी है, वो कमा रहे 5 लाख से ऊपर, तो भैया वो कमा रहे ना 5 लाख से ऊपर, तो वो टैक्स देंगे, मैं थोड़ा ना दूंगा भाई। वो मिस्टर अंबानी है, वो कमा रहे 5 लाख से ऊपर, आप उनसे टैक्स लो, मैं नहीं कमा रहा तो मैं दूंगा भी नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये वही बियर करता है जिसके ऊपर इसको लेवी किया जाएगा, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सो स्टूडेंट दैट इज द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास आ गया डायरेक्ट टैक्सेशन। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अब किसकी?
अब हम बात कर लेते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की। सो इनडायरेक्ट टैक्स अपने नाम से ही क्लियर है, ये लेवीड किसी और पे होगा बट बॉन्ड कोई और करता है इसको। अच्छा, इसके पीछे की इकोनॉमिक्स थोड़ी सी और समझें। डायरेक्ट टैक्सेशन आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, तो क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो तो आपको समझ में आएगा ये डायरेक्ट क्यों है। ये डायरेक्टली आपके जेब पे बर्डन डालता है, सीधा आपकी जेब को कम कर देता है। कैसे? आप याद करो स्टूडेंट्स, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बजट लाइन का। जिस बजट लाइन की इक्वेशन को आपने पढ़ा था कि भाई बजट लाइन क्या है, कंज्यूमर अपनी इनकम को दो गुड्स पे कैसे खर्च कर सकता है ना। मतलब कंज्यूमर को अपनी पूरी की पूरी इनकम एग्जॉस्ट करनी है, अगर वो अपनी पूरी इनकम एग्जॉस्ट करना चाहे तो अपनी पूरी इनकम को एग्जॉस्ट करके स्पेंड करके वो दो गुड्स के मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन लेगा। तो हमने कहा कि मॉनेटरी इनकम का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया भाई उसकी इनकम खर्च होगी पी एक्स इंटू क्यू एक्स, इसका मतलब एक्स का प्राइस इंटू में एक्स की क्वांटिटी, प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, इसका मतलब y का प्राइस इंटू में y की क्वांटिटी, राइट। जब डायरेक्ट टैक्स इंपोज होगा, मान लो मैं कहता हूं कि आपकी इनकम 5 लाख तक की है, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, मौज लो, जितना खर्चना है खर्च करो। लेकिन अब आपकी इनकम क्या है, 6 लाख रुपए है, और मैं फ्लैट एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि समझ में आए, क्या स्लैब है उसको छोड़ो। मैंने ये बोला, गवर्नमेंट ने आपसे बोला भाई 6 लाख रुपए कमा रहा है, 10% मुझे टैक्स दे दिया तू बस, ठीक है। तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो, 5 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 6 लाख रुपए कमा रहे हो, गवर्नमेंट ने आपसे बोला जैसे ही भाई तू 6 लाख रुपए कमाएगा, जैसे ही तू 6 लाख रुपए कमाएगा 10% मुझे दे दियो, सीधा 10% क्या कर दियो, कम कर दियो। तो मतलब 10% कितना हो गया, 60,000, ये क्या कर दियो, कम कर दियो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कंज्यूमर के पास कितना बच रहा है, 5,40,000 रुपए खर्च करने के लिए बच रहा है। तो मतलब ये डायरेक्टली मेरी इनकम को कम कर देता है, क्योंकि मेरी इनकम वैसे कितनी हो गई थी, 6 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि मैं 5 लाख से ऊपर कमा रहा हूं, तो गवर्नमेंट मुझसे क्या मांग रही है, टैक्स मांग रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 6 लाख रुपए कमा रहा है, 60,000 रुपए मुझे दे दियो। तो मतलब अब आपके पास खर्चने के लिए कितने, 5,40,000 रुपए। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 5 लाख से अभी भी तो 40,000 रुपए ज्यादा आ रहा है, माना ज्यादा आ रहा है। चलो एक एग्जाम्पल ये लेके देखो कि अगर आप 5 लाख कमाते हो और अभी गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लिया, कोई टैक्स स्लैब ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कह रही है 5 लाख कमाते हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टैक्स देना पड़ेगा आपसे, और फ्लैट वही 10%। तो अगर गवर्नमेंट ने जब तक टैक्स इंपोज नहीं किया था तो आप पूरा 5 लाख खर्च कर सकते थे। गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया 50,000 रुपए का, ठीक है, कितना खर्च कर सकते हो अब, 4.5 लाख रुपए। तो मतलब आपके पास जो गुड्स पे खर्चने के लिए पैसा था वो क्या हो गया, कम। तो टैक्स आपकी इनकम को कम कर देता है। स्टूडेंट्स अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो ये मेरी क्या है, ये मेरी पर्सनल इनकम हो गई जो मैंने कमाया, ठीक है। और अगर उसमें से मैं अपने टैक्स हटा दूं, जो कि आपने बोला गवर्नमेंट को इनकम दी, तो उसके बाद आपके पास क्या बनती है, ये बन जाती है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मैक्रो की भाषा में इसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है स्टूडेंट्स। मतलब वो इनकम जो कस्टमर डिस्पोज कर सकता है, जो कंज्यूमर खर्च कर सकता है। क्योंकि अगर वो 5 लाख पूरे खर्च कर देगा बिना टैक्स पे किए, तो आपको पता है कि ही मे बी बिहाइंड द बार्स, ठीक है, और पेनलाइज किया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू से। तो इसलिए ये पर्सनल इनकम टैक्सेस हटाने के बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसीलिए से डायरेक्ट टैक्स कहा, क्योंकि डायरेक्टली इनकम को कम कर देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट क्या होता है, हम ये कहते हैं इट इज बोर्न बाय समवन एल्स while it is levied on some other। ये लगदा किसी और पे है और पे किसी और को करना होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो फाइनल यूजर को पे करना होता है, जो लास्ट में उस गुड को यूज कर रहा है, उसके ऊपर सारा का सारा बर्डन शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे क्या कहा, मैं मान लो ये टी शर्ट है, मैं ये टी शर्ट लेने के लिए मार्केट में गया। जब मैं ये मार्केट में गया तो उसने मुझे बोला कि भैया 500 रुपए है, तो मैंने 500 रुपए उसे, मैंने कहा बढ़िया 500 रुपए के हिसाब से टी शर्ट दे दे मुझे। मैंने बिलिंग करवाई, बिलिंग करवाते वक्त उसने क्या करा, 5% टैक्स जोड़ दिया। तो मैंने कहा भाई टैक्स तो तू पे करेगा, कहेगा मैं क्यों पे कर रहा हूँ, फाइनल कंज्यूमर कौन हो, आप हो। गवर्नमेंट ने मुझे कहा था भाई जितनी भी टी शर्ट तू लेगा उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, उसके ऊपर 5% टैक्स चाहिए, वो मैं क्यों पे करूंगा, आप फाइनल यूजर हो ना।
तो फाइनल यूजर आप हो तो आप टैक्स पे करोगे। मतलब मेरा बिल बनना चाहिए था 500 रुपए का, लेकिन बना कितने का, 525 का, क्योंकि जो 5% की टैक्स की लायबिलिटी थी जो कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से कलेक्ट करने वाली थी, वो उसने किसके ऊपर ट्रांसफर कर दी, वो उसने मेरे ऊपर शिफ्ट कर दी। एंड दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, कि ये बॉन्ड कोई और करता है, ठीक है, जबकि ये इंपोज किसी और पे किया जाता है। इंपोज किस पे किया गया, मैकडॉनल्ड्स पे। बिल काटते वक्त जब आप बर्गर खाने लगे तो पता चल रहा है कि जीएसटी किसके पास रख के आ गया, आपके पास। तो बर्गर भी आपने खाना है और टैक्स का जो लायबिलिटी बनती है वो भी आपको ही देनी है। सो इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो लगता किसी और पे पे कोई और करता है, मतलब इसका बर्डन शिफ्ट होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन का बर्डन शिफ्ट नहीं होता था, इसका बर्डन शिफ्ट होता है। मतलब ये कम तो कंज्यूमर की जेब ही कर रहा है, लेकिन दूसरी तरीके से, क्योंकि कंज्यूमर के जेब में 500 ही है, यहाँ पे कंज्यूमर की जेब में 500 था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा 50 मुझे दे दे। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे किसी और तरीके से हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आपको पता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। अब इसका इकोनॉमिक वो देखें इंपैक्ट, बजट लाइन ये रही, मैं गुड लेने गया 500 रुपए का, मेरे हिसाब से 500 का था, लेकिन मुझे पड़ा कितने का, 525 रुपए का। मतलब जब इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज हुआ तो मेरी इनकम तो 5 लाख रुपए रही, मेरी इनकम कम नहीं हुई। मैं अभी डायरेक्ट टैक्स के इंपैक्ट को नल मान रहा हूं, ठीक है, तो मेरी इनकम तो 5 लाख रुपए हुई, लेकिन जो मैं ये गुड्स खरीद रहा था ना, ठीक है, इनके जो प्राइजेस थे ये प्राइजेस बढ़ गए, राइट, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज होने की वजह से वो चीज जो मुझे 500 की है 525 की मिल रही है, जो 1000 की है वो 1800 की मिल रही है, जो जैसा भी जीएसटी का परसेंटेज होगा उसके हिसाब से। तो ये रहा इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट, राइट, कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्टली आपकी इनकम को कम कर देता है, जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को कम बढ़ा देता है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स से कहता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को बढ़ा देता है। तो ये वाली इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद करो, इंडिविजुअल के पास जो मॉनेटरी इनकम थी उसे क्या बोलते थे, नॉमिनल इनकम, राइट। और जब हम प्राइसेस के टर्म्स में, यूनिट्स के टर्म में निकालते थे कि मैं कितना खर्च के कितना ले सकता हूं, तो उसे हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, रियल इनकम। प्राइसेस के बढ़ने और घटने से क्या होता है, आपकी रियल इनकम बढ़ती है या फिर घटती है, परचेजिंग पावर। सो ये इनका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हो गया। सो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिट्स के दो सोर्सेस, कौन कौन से, टैक्स रिसिट्स और नॉन टैक्स रिसिट्स। टैक्स रिसिट्स के अंदर गवर्नमेंट के पास दो सोर्सेज है, कौन कौन से हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं नॉन टैक्स रिसिट्स हमारे पास कौन कौन सी है, राइट। ओके, सी नॉन टैक्स एसेट्स। नॉन टैक्स एसेट्स का मतलब क्या है, गवर्नमेंट यहां पे कोई टैक्स नहीं दे रही, नॉन टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। अब देख लेते हैं कि जब हम गवर्नमेंट नॉन टैक्स की फॉर्म में पैसा रिसीव करती है तो वो कौन कौन सी फॉर्म में रिसीव कर सकती है। सबसे पहला स्टूडेंट्स, भाई गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे क्या कर रखे थे, लोन दिए होते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, जो क्या देते हैं, लोन। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले पैसा कौन सा आ सकता है, इंटरेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। भाई इनकम ही तो है, गवर्नमेंट को इनकम आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट, एक जनरल गवर्नमेंट होती है, राइट, और एक गवर्नमेंट कंपनी होती है। मैंने बताया जैसे ओएनजीसी, भेल, सेल, गेल, आप लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ ही चुके हो, तो आपको पता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपने पढ़ा था गवर्नमेंट की कंपनी अलग है और हमारी जो जनरल गवर्नमेंट होती है जो कि वेलफेयर मोटिव से काम कर रही होती है वो अलग है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके पास जो पैसा आएगा वो भी तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही है, गवर्नमेंट को रिसिट्स तो आ ही रही है। तो मतलब गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज हैं उनसे गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स भी आता है स्टूडेंट। और आपको पता है जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो उस शेयर्स पे जब प्रॉफिट होता है तो एक हिस्सा उस प्रॉफिट्स का आपको आता है। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को आता है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट से भी इनकम होती है, डिविडेंड से भी इनकम होती है। इसके अलावा किसी भी तरह का आपका चालान कट गया तो फाइन एंड पेनल्टी। भाई मास्क ना पहनने पे दिल्ली वालों पे कितना चालान लगाया गया है, 2000 रुपए का। तो अगर आप कभी बिना मास्क के मिल गए तो गवर्नमेंट को क्या हो गई, रिसिट्स हो गई, कितने की, 2000 की। रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिट्स क्या थी स्टूडेंट्स, जो ना ही असेट बढ़ाती, ठीक है, सॉरी, जो ना ही असेट कम करती, जो ना ही लायबिलिटी बढ़ाती। तो यहाँ पे देख लो गवर्नमेंट की कौन सा लायबिलिटी है, फाइन एंड पेनल्टी देने पे कौन, गवर्नमेंट ने थोड़ा कहा है कि अगली बार तेरे को नहीं कुछ करूंगी। भाई साहब अगर अगली बार बिना चालान के मिला, दोबारा से बिना मास्क के मिला, दोबारा कटेगा चालान।
तो दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड हो गए, फाइन एंड पेनल्टी। इसके अलावा मैं लिख रहा हूं फीस। ठीक है, फीस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एक लाइसेंस फीस भी उसी का एक फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो एक बहुत मिनिमम सी फीस लगती है 350-400 रुपए की, वो आपको देनी पड़ेगी। पासपोर्ट बनवाना है तो फीस आपकी एक छोटी सी होती है, वो देनी पड़ेगी। आपको किसी तरीके की कोई ऐसा काम खोलने, जैसे आपको लिकर शॉप खोलनी है तो आपको लाइसेंस देना है, उसकी फीस देनी पड़ेगी। आपको क्रैकर्स की दुकान खोलनी है तो उसकी फीस देनी पड़ेगी। आप जाते हो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए तो आपको फीस देनी पड़ती है। नेशनल म्यूजियम में जाते हो तो एंट्री लेने के लिए फीस देनी पड़ती है। तो बहुत तरह की छोटी मोटी फीस होती है जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है, जो गवर्नमेंट का क्या बनाती है, रेवेन्यू। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट, इसके अलावा स्पेशल असेसमेंट। अब स्टूडेंट स्पेशल असेसमेंट क्या है? स्पेशल असेसमेंट का मतलब ये होता है, जैसे आप समझो मेरी बात को, मान लो आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया में किसी तरह का डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन करा दी, या कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट बनवा रही है, ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट वहां पे बनवा रही है, मतलब किसी भी तरीके का डेवलपमेंट प्रोग्राम वहां पे इनिशिएट किया जा रहा है। जब स्टूडेंट्स वहां पे किसी तरह का डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया जाएगा तो उस जगह की लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, उस एरिया की लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तब गवर्नमेंट आपसे क्या करती है, तब गवर्नमेंट आपसे डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे कुछ पैसे मांगती है। ठीक है, कि मतलब उस डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से क्या हुआ है, उस डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से उस एरिया की वैल्यू बढ़ गई है, तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट की वो भी क्या है, एक इनकम है। इसके अलावा गवर्नमेंट की इनकम क्या है स्टूडेंट्स, एस्टीट्स। एस्टीट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई लीगल हेयर नहीं बचा, मतलब कोई मान लो कोई बहुत ओल्ड एज पर्सन थे, ठीक है, उनके कोई भी किसी तरह की कोई भी मतलब बेटा बच्चा कोई भी नहीं था। ठीक है, अब हुआ क्या, उसकी डेथ हो गई, उन दोनों की डेथ हो गई, या अकेले थे उनकी डेथ हो गई। उन्होंने किसी तरह लीगल तौर पे किसी को अपना लीगल हेयर नहीं बनाया कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे जाने के बाद इस पर्सन को दे दी जाए, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी किसके जाती है स्टूडेंट, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की जाती है, जैसे बोलते हैं हम एस्टीट्स। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट के पास एक इनकम आती है जिसे बोलते हैं स्टूडेंट फॉर फीचर्स। फॉर फीचर्स में क्या है, गवर्नमेंट ने आपकी कोई लायबिलिटी बनाई थी कि भाई तुम्हें ये अपना चालान पे करना है या तुम्हें ये चीज पे करके जानी है, आप टाइमली नहीं पे करोगे तो वो आपकी जो एसेट है उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे, आपके एसेट को जब्त कर लेंगे कि भैया तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी थी, तुमने नहीं दी तो तुम्हारी कोई भी चीज जब्त कर ली जाएगी, ताकि गवर्नमेंट का जो नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से वो पूरा किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होगी, किसकी, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होगी। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। आप जानते हो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की डोनेशंस वगैरह हमारी गवर्नमेंट को मिलती रहती हैं। ठीक है, जैसे केरला विक्टिम्स के लिए मिली, पुलवामा अटैक के लिए मिली, कोविड की वजह से मिली, और तरह तरह के गिफ्ट्स हैं जो कि मिलते हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स है स्टूडेंट जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिट्स को फॉर्म करता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कोई एक पर्टिकुलर केस दिया होगा और आपसे ये पूछा होगा कि ये बताओ, आइडेंटिफाई करो कि ये रेवेन्यू रिसिट्स है या कैपिटल रिसिट्स है। अगर रेवेन्यू रिसिट्स है तो वो रेवेन्यू रिसिट्स का कौन से वाला पार्ट है, तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज द होल पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स। ठीक है, बात करते हैं कैपिटल रिसिट्स की। स्टूडेंट्स, कैपिटल रिसिट्स क्या था, कैपिटल रिसिट्स में दो फीचर देखे जाते हैं। कैपिटल रिसिट्स दो में से एक काम करेगा, या तो मेरी एसेट्स को कम कर देगा, ठीक है, या तो मेरी एसेट्स को कम कर देगा, या तो ये मेरी लायबिलिटी को बढ़ा देगा। दोनों में से एक काम तो कैपिटल रिसिट्स करता ही करता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं सॉरी, कैपिटल रिसिट्स क्या है, जो या तो आपकी एसेट्स को कम कर देगा या तो आपकी लायबिलिटी को बढ़ा देगा, दो में से एक काम करेगा, उसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके कौन कौन से वेरियस फॉर्म्स होते हैं जिससे गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिट्स हो सकती है। सबसे पहला फॉर्म स्टूडेंट जिससे गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिट्स आ सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे आपने 1991 का जब मैंने केस पढ़ाया था इंडियन इकोनॉमी का, तो उसमें मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के पास जब 1951 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को बनाया था तो 17 इंडस्ट्रीज थी जो किसके लिए रिजर्व कर दी गई थी, अपने पब्लिक सेक्टर्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी 17 इंडस्ट्रीज। लेकिन लेटर स्टेजेस में क्या हुआ था, 1991 में जब इतना फेलियर रहा पब्लिक सेक्टर्स का, तो गवर्नमेंट ने उन 17 इंडस्ट्रीज को सीधा विड्रॉ करके 11 और लेटर ऑन क्या कर दिया था, उसको सिर्फ और सिर्फ 3 रहने दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब आप क्या करते हो, जब आप सेल ऑफ करते हो, ठीक है, किसको, पार्ट ऑफ सम शेयर्स,
शेयर्स के कुछ पार्ट को आप बेच देते हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। सो गवर्नमेंट जब अपनी असेट्स को बेचती है, क्योंकि भाई शेयर्स का मतलब एक तरह की असेट्स आपकी है ना, तो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट को उससे इनकम आ रही है, गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया, तो जब गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया तो उससे गवर्नमेंट को एक इनकम आई, ठीक है। अब वो इनकम तो आ गई, रिसिट्स तो आ गई, लेकिन वो रिसिट्स क्या कर रही है स्टूडेंट, गवर्नमेंट की असेट्स को कम कर रही है। तो वैसा पैसा जो आए, या तो असेट कम कर जाए या तो लायबिलिटी बढ़ा जाए, उस तरीके के आने वाले पैसे को क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है आपसे कि क्या लगता है तुम्हें, डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा सोर्स है मतलब अपने घाटों को पूरा करने का या नहीं? तो ऑफ कोर्स आप कहोगे कि डिसइन्वेस्टमेंट एक सोर्स जरूर है आपके घाटों को पूरा करने का, लेकिन गवर्नमेंट इस पे कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। डिसइन्वेस्टमेंट तब सच में अच्छा है जब आपके एसेट्स परफॉर्म ही नहीं कर रही हैं। जैसे एग्जांपल लो, आपके पास मान लो मैंने कहा कि आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, अब क्या हो गया, बहुत आउटडेटेड हो गया है वो, ठीक है, हर दिन कभी कोई दिक्कत, कभी माइक में दिक्कत, कभी कैमरा में दिक्कत, कभी स्पीकर में दिक्कत, कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कतें उसके अंदर आती ही रहती है। अब आप क्या करोगे उसको रख के, जब भी उसे आप यूज करने की सोचते हो तो क्या होता है, आपका उस पर और पैसा लगता है। मान लो आपने कोई काम खोल रखा है, साइबर कैफे है, आपका कोई काम है जिससे कॉलिंग का ही आपका काम है, जिससे आपको पैसा आ रहा है, तो वो आपकी एसेट नहीं लायबिलिटी बन गई है, बार बार पैसा लग रहा है, तो बेच दो, है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल तब है जब हम ऐसे एसेट्स को बेचे जिन एसेट्स से हमारे को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अपने सिर्फ घाटों को पूरा करने के लिए चक्कर में, क्योंकि तुम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे और तुम घाटों को पूरा करने के लिए बार बार डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा तो आ रहा है, लेकिन आपके पास इंस्टेंट पैसा आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटीज क्या करेंगी, सफर करेंगी। तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है हमें। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट की बात क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट के बाद है स्मॉल बोरोइंग्स। गवर्नमेंट क्या करती है, किसान विकास पत्र के मामले तौर पे, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग के मामले में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के मामले में क्या करती है, बहुत तरह की छोटी मोटी सेविंग्स लोगों से करवाती है कि आप क्या करो, आप इतना पैसा सेव करो, हम आपको इतना देंगे। तो इंस्टेंट तो गवर्नमेंट के पास मनी आ गया, गवर्नमेंट ने आपसे ये बोला कि प्रॉमिस किया कि आप इतना पैसा सेव करो, 3 साल के लिए आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, बाद में आप विड्रॉ कर सकते हो, हम बाद में इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास स्मॉल सेविंग्स के फॉर्म में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस सेविंग के फॉर्म में पैसा तो आ गया, लेकिन वो पैसा साथ में क्या ला रहा है, लायबिलिटी लेके आ रहा है, डेट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा आपसे सेव करवा रही है, गवर्नमेंट को एक टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो स्मॉल सेविंग्स हो तो सकता है एक इनकम का सोर्स, ठीक है, लेकिन इनकम का सोर्स है, बट साथ में क्या लेके आता है, ये साथ में आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट हो गया, स्मॉल सेविंग्स। ये भी हमारे पास क्या है, स्मॉल सेविंग्स भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक सोर्स है किसका, कैपिटल रिसिट्स का, क्योंकि पैसा आ रहा है साथ में लायबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। थर्ड सोर्स की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, थर्ड सोर्स स्टूडेंट हमारे पास आता है बोरोइंग्स, राइट। गवर्नमेंट क्या कर सकती है स्टूडेंट, गवर्नमेंट बोरोइंग्स भी कर सकती है, ठीक है। बोरोइंग्स भी क्या है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास बोरोइंग्स भी एक सोर्स है स्टूडेंट, किस चीज का, कैपिटल रिसिट्स का। क्यों? क्योंकि बोरोइंग का मतलब क्या है, आप इंटरनेशनल मार्केट से या डोमेस्टिक मार्केट से किसी भी फॉर्म में पैसा रेज कर रहे हो, उठा रहे हो, उधार ले रहे हो, तो भाई आप उधार ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स उधार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप उधार लोगे रिसिट्स तो आएगी, बट साथ में क्या क्रिएट करेगी, आपकी लायबिलिटी। तो वैसा कोई भी पैसा जो असेट को कम कर दे या लायबिलिटी को बढ़ा दे, वो क्या है, कैपिटल रिसिट्स है, राइट। तो यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट से मेरी एसेट कम हो रही थी, स्मॉल सेविंग से भी लायबिलिटी बढ़ रही है, बोरोइंग से भी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और मेथड होता है, एक मिनट रुको, इसको थर्ड मानो, इसको फोर्थ मानो। एक और तरीका पढ़ते हैं जिससे कि क्या होता है, गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिट्स मिलती हैं, उसे स्टूडेंट्स हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स। उसे स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर आपकी लोन की रिकवरी हो जाए, ठीक है, अगर क्या हो जाए, अगर आपकी लोन की रिकवरी हो जाए, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम कैपिटल रिसिट्स बोलेंगे। क्यों? आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो कौन हो गया, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपका हो गया डेटर, क्योंकि उससे आपको पैसा आना है ना। क्योंकि भैया आपने उधार दे रखा है, बढ़िया तो है, वो उधार के ऊपर इंटरेस्ट देता रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट देता रहेगा, तो एक इनकम का सोर्स है आपकी, क्योंकि जिसको उधार दोगे वो आपको इंटरेस्ट देगा,
है ना, तो अच्छा खासा एक इनकम का सोर्स आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर वो लोन रिकवर हो गया, मतलब उस पर्सन ने पूरा लोन अपना पे बैक कर दिया, आपका लोन क्या हो गया, पूरी तरह से रिकवर हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टूडेंट आपके डेटर कम हो जाएंगे। डेटर कम होने का मतलब आपके असेट कम हो जाएंगे। तो असेट कम हो गई ना, तो असेट कम हो गई तो क्या हो गया, कैपिटल रिसिट्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सो कैपिटल रिसिट्स मेजरली हमने क्या पढ़ लिया, 4 फॉर्म्स में है। डिसइन्वेस्टमेंट्स असेट कम कर रहा है, रिकवरी ऑफ लोन्स भी असेट कम कर रहा है, स्मॉल सेविंग्स और बोरोइंग्स दोनों ही पैसा ला रहे हैं लेकिन साथ में लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया आपकी कैपिटल रिसिट्स। सो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा हो गया आपका बजट रिसिट्स का पार्ट। ठीक है, अब एक चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में आता है और मेरा एक वजह थी इसको यहां पे ऐसे लिखने की, 1 मिनट देखो। थर्ड पार्ट आपने क्या पढ़ा था, थर्ड पार्ट आपने पढ़ा स्मॉल सेविंग्स। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स इन दोनों को कंसिडर करूं, इन दोनों ही केसेस पे गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट की असेट कम कर रहा है, बट किसी तरह की लायबिलिटी तो नहीं बना रहा। सोच के देखो, इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट का पैसा तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन असेट कम कर रहा है बट लायबिलिटी को नहीं बना रहा। तो ऐसा कैपिटल रिसिट जो गवर्नमेंट के पास क्या करे, सिर्फ असेट कम करे, लायबिलिटी ना बनाए, उसे हम कहते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स। मतलब ये ऐसी कैपिटल रिसिट्स है जो गवर्नमेंट को आ रही है और गवर्नमेंट की किसी तरह की डेट, डेट का मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी नहीं बना रही है। ये ऐसी कैपिटल रिसिट्स हैं जो आ रही हैं और जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को नहीं बना रही है, तो उन्हें बोलते हैं कैपिटल रिसिट्स। ओके, ठीक है, जबकि ये दोनों केस, बोरोइंग्स और स्मॉल सेविंग्स, ये दोनों केस के अंदर गवर्नमेंट को पैसा तो आ रहा है, इन दोनों केस में भी, लेकिन ये दोनों केस में जो गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट की क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बना रहा है। इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट को जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट की क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बना रहा है। सो ऐसा केस जिसमें गवर्नमेंट के पास पैसा आए और पैसा आने के साथ साथ क्या करके जाए, लायबिलिटी बना के जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलेंगे डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ओके, यहां पे गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा आने के साथ साथ में क्या आ रहा है, पैसा आने के साथ में लायबिलिटी भी गवर्नमेंट की फॉर्म हो रही है। सो मतलब आपके जो कैपिटल रिसिट्स है मेजरली कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 पार्ट में। कौन कौन से में, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग वो जो पैसा लेके आएंगे बट असेट को कम कर जाएंगे, डेट क्रिएटिंग वो जो पैसा लेके आएंगे और लायबिलिटी को बढ़ा जाएंगे। सो स्टूडेंट्स दैट इज द होल केस ऑफ बजट रिसिट्स। ये पूरा केस किसका है हमारे पास, बजट रिसिट्स का। तो मेजर जो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज आते हैं, जो मेजर जो गवर्नमेंट को रिसिट्स आते हैं, और एक्चुअल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि जो बुक्स में लिखा है खाली उसकी बात, ये सिर्फ बुक्स वाला नहीं है, एक्चुअली में जो गवर्नमेंट को इनकम आती है स्टूडेंट्स, जो वो यही सोर्सेस से आती है। ठीक है, दीज आर ऑल द मेजर सोर्सेस जिन सोर्सेस से गवर्नमेंट को पैसा आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, सो फिर नेक्स्ट क्लास में क्या बात करनी है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो आपने पढ़ा था गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, ये तो बजट रिसिट्स हो गया, बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर मैंने आपसे बताया कि बजट एक्सपेंडिचर के तो बहुत सारे पार्ट है, बहुत अलग अलग तरीके के सोर्सेज है जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा करती है, बट उनको फिर भी क्या किया जाता है, उनको फिर भी सम अप करके, ठीक है, हम कुछ हेडिंग्स में, मेजर हेडिंग्स में पढ़ लेते हैं कि भाई ये वाला पैसा खर्च हुआ तो क्या होगा, वो पैसा खर्च हुआ तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने अभी रिसेंटली कोविड की सिचुएशन के अंदर अपना लैपटॉप खरीद लिया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस देनी थी, तो ये एक तरीके का प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर था, सॉर्ट ऑफ, है ना, क्योंकि ये आपको आगे भी हेल्प करने वाला है, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, लेकिन क्या किया आपने, जस्ट आप घर बैठे हो, आपको पता है कहीं जाना आना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी आपने एक महंगे से शूज मंगा लिए, तो ये क्या हो गया, ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि वो कहीं से भी आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहा। अब आपको पता है कहीं जाना नहीं है, घर बैठना है, सारा टाइम घर पढ़ना है, ट्यूशंस घर पे ही हो रही हैं, और
ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की भी चल रही है, ना जाना है ना आना है, बट फिर भी आप शूज खरीद के बैठ गए, तो ये तरीके का क्या हो जाएगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो वैसे ही हम गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है उनको भी कुछ पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं कि कौन से काम के और कौन से काम के नहीं है। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।